गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 1 इस जल प्रलय में रिपोर्ताज, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं, का सार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ताज होता क्या है। रिपोर्ताज जो कि यथार्थ घटनाओं पर आधारित होता है। यहाँ लेखक ने आप बीती यानी अपने ही ऊपर बीती हुई घटना को इसमें लिखा है। इस जल प्रलय में ऋणजल धनजल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्ताज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकरकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, यानी हृदय को छूने वाला, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे, जिसको कि उन्होंने भी भोगा है। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋणजल धनजल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है और प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। इसके मुख्य पॉइंट है गांव में लेखक, पटना की बाढ़, पानी देखने जाना, फ्लैट में वापसी, बेतरतीब स्मृतियां और पानी से घिरा निवास। ये सारे के सारे इसके मेन पॉइंट्स है। अब हम शुरू करते हैं पाठ का सार, यानी आपको समरी बता देती हूँ, तो इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब लेखक बताते हैं जब वो गांव में रहते थे तो बताते हैं कि उनका जो गांव था वो पर्ती क्षेत्र में था और वहां पर क्या हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह आकर शरण लेते थे। और लेखक को तैरना आता नहीं था, किंतु 10 वर्ष की उम्र में ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रिलीफ का कार्य करता रहा। रिलीफ का मतलब क्या होता है कि संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना। वह बाढ़ पर लेख लिखकर हाई स्कूल में ही प्रथम पुरस्कार पा चुका है तथा बाद में अन्य अनेक रिपोर्टाजों तथा उपन्यासों में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन कर चुके हैं, परंतु उसने गांव में रहते हुए बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव कभी नहीं किया। अब लेखक क्या बताते हैं कि वो गांव में रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने बाढ़ को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, उसका अनुभव उन्होंने किया ही नहीं। विभीषिका का मतलब होता है कि बाढ़ की जो भयानकता होती है, बाढ़ जब आती है तो वो कैसा विकराल रूप धारण करती है, कैसा भयानक रूप धारण करती है। अब नेक्स्ट लेखक क्या बताते हैं कि बाढ़ की जो विभीषिका है और उसके प्रभाव को लेखक ने कहां पर अनुभव किया, जब वो पटना शहर में आए तो वहां पर आकर उन्होंने जाना कि आखिर बाढ़ होती क्या है। और सन 1967 में 18 घंटे की निरंतर वर्षा के कारण, अब वो बताते हैं कि 1967 में 18 घंटे तक लगातार वर्षा हुई, ठीक है ना। और उस वर्षा के कारण क्या हुआ कि वहां पर जो पुनपुन नदी थी, उस पुनपुन नदी का पानी पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अब तक तो लेखक ने बाढ़ की उस भयंकरता को जाना ही नहीं था, भयानक तक जो जाना ही नहीं था। अब लेखक बताते हैं कि जब वो पटना में आ जाते हैं रहने के लिए, तो वहां आकर उनको पता चलता है कि आखिर बाढ़ होती क्या है, उससे किस तरह से विनाश होता है। पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया था। अब लेखक बताते हैं कि जब 18 घंटे की भयंकर वर्षा हुई तो उस समय पटना का जो पश्चिमी इलाका था वो छाती भर यानी अपने ऊपर तक कंधों तक का वहां पे पानी आ जाता है और वो इतना इलाका
मतलब इतना पानी आ जाता है कि छाती डूब जाए। और लेखक अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी आदि ऐसी वस्तुएं जमा करके और पानी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेखक को तो इंतजार था कि ऐसा पानी कब आए। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी पानी में डूब गए थे। लेखक बताते हैं कि वहां का जो राजभवन था और मुख्यमंत्री निवास था वो भी पानी में पूरी तरह से डूब गया था। शाम को 5 बजे अब लेखक कॉफी हाउस के लिए निकलते हैं तो रिक्शे वाले ने उनको हंसकर क्या कहा कि अब आप कहाँ जाइएगा, मतलब अब कहाँ जाओगे आप ऐसी भयंकर बारिश के अंदर, और कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। आप कॉफी हाउस जा रहे हैं लेकिन कॉफी हाउस में तो अब तक पानी आ गया होगा। अबले का मतलब है यहाँ पर पानी से। अब क्या होता है कि लेखक रिक्शे पर बैठकर और कहाँ जाता है, उस पानी को देखने जाता है। लेखक रिक्शे पर बैठकर पानी देखने निकल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, विभिन्न वाहनों से और कुछ पैदल पानी देखने आते हैं और कुछ तो क्या होते हैं कि उस पानी को देखकर लौट जाते हैं। कुछ लौट जाते हैं, कुछ आ रहे होते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो वहां पर खड़े रहते हैं। और सबकी जिज्ञासा ये रहती है, मतलब सबकी जानने की इच्छा है कि पानी कहाँ तक आ गया। फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, भट्टाचार्जी रोड पानी में डूब चुके थे। लेखक बताता है कि ये सारे के सारे इलाके जो थे वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था और सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी जैसा गेरुआ झाग वाला पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब लेखक भी उससे भयभीत हुआ। लेखक भी जब उस पानी को देखता है तो उससे क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है, एक तरह से डर जाता है और भयभीत होकर और उसे क्या बताता है, मृत्यु का तरल दूत बताता है। अब मृत्यु का तरल दूत क्या होता है, बाढ़ का जो उफनता हुआ पानी होता है उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यानी बाढ़ का जो पानी था वो विनाशकारी था, सबका विनाश होगा, इससे क्या होगी, धन हानि होगी और इससे मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि ये सब की मृत्यु का कारण बन जाएगा। पानी तरल होता है पर झाग फेन होते हैं इसके अंदर। जब उफान आता है ना इसमें, तो वो क्या करता है कि उफान के कारण इसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया। अब लेखक भी वहां से हाथ जोड़कर और वापस निकल जाते हैं। रिक्शा मोड़ लिया जाता है और फिर क्या होता है कि लेखक बंद अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले जाते हैं। और पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने भी पानी भर गया था। हरियाली चारों तरफ, बहुत हरियाली थी, लेकिन धीरे 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 वो सारी की सारी हरियाली जो थी वो जलमग्न हो रही थी, यानी पूरी की पूरी जल में डूब रही थी। आकाशवाणी पटना से प्रसारित समाचार में भी ये बताया जा रहा था कि बढ़ते पानी से किसी भी क्षण स्टूडियो डूब सकता था। दुकानों के जो नीचे का सामान था उनको भी हड़बड़ी के साथ में ऊपर रखा जा रहा था, क्योंकि देखो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक तो पानी जाएगा नहीं, और अगर जाएगा भी तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर उसने बताया कि जो नीचे के फ्लोर में थे वहां पर पानी सबसे पहले जाएगा, तो लोग अपने अपने सामान को ऊपर रख रहे थे। और उस समय क्या हुआ कि पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। अब लोग भी क्या थे, पान वालों के वहां आ रहे थे और पान वालों के वहां आकर पान भी खा रहे थे और वहां पर उसकी पानी की चर्चा भी हो रही थी। लेखक राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर जो था वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर और दुकान में जितनी भी पत्र पत्रिकाएं थे उनको सबको देखता है, इधर पलटता है उधर पलटता है और वहां से कुछ पत्रिकाएं, अब देखो लेखक है तो वो क्या करेगा, पढ़ाई तो करेगा, मतलब कुछ ना कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ेगा। तो वो क्या करता है कि अब मैं घर में बैठा बैठा करूंगा क्या इतने दिन, तो वो वहां से मैगजीन, पत्र पत्रिकाएं वगैरह खरीद लेता है और अपने मित्र से विदा लेते हुए उसको क्या कहता है कि जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। यानी
जिसका घर ज्यादा पानी में होगा उसकी कम पानी में रहने वाला मित्र क्या होगा, उसके हालचाल पूछेगा, उसकी मदद करेगा, और ऐसा कहकर और दोनों वहां से चल देते हैं। अब क्या होता है कि लेखक अपने फ्लैट में पहुंचता है, और जैसे ही लेखक अपने फ्लैट में पहुंचता है तो क्या देखता है कि लाउड स्पीकर से घोषणा हो रही होती है, और जिसमें रात के 12 बजे तक पानी के आने की सूचना दी जाती है कि सावधान हो जाओ, और रात के 12 बजे तक क्या होगा, पानी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होगा। और लेखक ने अपनी पत्नी से घर में कुकिंग गैस, कोयला, स्टोव, केरोसिन ऑयल आदि के बारे में पूछ लिया कि सब चीज है तो सही ना अवेलेबल। सारा शहर जाग रहा था क्योंकि सब भयभीत हो रहे थे, और कुछ ऐसे थे कि बस उसको देखना चाहते थे कि बाढ़ आती कैसे है। सामान हटाने आदि हलचलों की आवाजें आ रही थी। लोग क्या कर रहे थे, जो नीचे वाले फ्लैट में थे वो सब अपने अपने सामान को ऊपर रख रहे थे, कि जैसे गद्दे वगैरह हैं, जो भी सामान है गीला होने का डर रहता है, तो ऐसे सामान को वो क्या कर रहे थे, ऊपर टांड पर रख रहे थे। लेखक को नींद नहीं आ रही थी, कुछ लिखने का विचार किया किंतु लिख भी नहीं सका। अब लेखक को नींद नहीं आती है, वो सब आवाजें वगैरह आती है तो उसमें नींद नहीं आती है। अब वो सोचता है कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन वो लिख भी नहीं पाता है। अब क्या होता है कि सन 1947 में मनिहारी इलाके में गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता का दृश्य उसके सामने उभरता है। लेखक बताता है कि 1947 में क्या हुआ था, मनिहारी इलाके में गंगा की बाढ़ से, जो गंगा नदी थी उसमें उफान आया और वहां बाढ़ आ गई थी, तो उससे पीड़ित जो लोग थी उनकी सहायता का दृश्य उसके मस्तिष्क में उभरता है, उसके दिमाग में ये बातें चलती रहती है। लोगों को खाने पीने की चीजों से पहले पकाई घाव की दवा तथा दिया सलाई की जरूरत रहती थी। पकाई घाव का मतलब होता है कि पानी में गलने से होने वाले जो पैर में घाव होते हैं उनको कहते हैं। मतलब ज्यादा समय तक अपन पानी में पाँव रखते हैं और उससे हमारे पैरों में जो घाव हो जाते हैं उसको कहते हैं पकई घाव। और दिया सलाई तो आप जानते होंगे, माचिस को कहते हैं। और रिलीफ का मतलब सहायता दल होता है, ठीक है ना। और फिर उसने, लेखक ने क्या बताया कि 1949 में भी महानंदा की बाढ़ से, पहले तो उसने गंगा की बाढ़ बताया, अब 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे एक गांव में रिलीफ डॉक्टर के साथ जाना हुआ था, यानी मदद करने के लिए। तो वहां एक बीमार युवक अपने कुत्ते को छोड़कर नाव पर बैठने को तैयार नहीं था। अब क्या बताते हैं कि एक युवक था, वो बहुत बीमार था, लेकिन वो अपने कुत्ते को नहीं छोड़ना चाहता था। और जब उसको कहा गया कि नाव में बैठ जाओ, तो कुत्ते को छोड़कर और नाव में बैठने को वो तैयार भी नहीं होता है। परमान नदी की बाढ़ में मुसहरी में राहत बांटने जाने पर लेखक ने लोगों को बलवाही नाच नाचते देखा। बलवाही एक लोक नृत्य है, ठीक है ना, तो उसको नाचते हुए देखा। और राहत से भी ज्यादा उनको वो नाच प्रसन्नता दे रहा था, यानी उसको देखकर, लोक नृत्य को देखकर और उनमें प्रसन्नता हो रही थी, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। 1967 में राजेंद्र नगर में पानी घुसने पर कुछ युवक युवतियां एक नाव में बैठकर एस्प्रेसो और बिस्किट खाकर ट्रांजिस्टर में बजते संगीत का आनंद ले रहे थे। अब लेखक कहता है कि रात के 2:30 बज गए, ठीक है ना। अनाउंस तो क्या हुआ था कि 12 बजे तक पानी पहुंच जाएगा, लेकिन रात के 2:30 बज गए और पानी नहीं आया। लेखक को अन्य इलाकों में पानी घिरे अपने मित्रों की चिंता होने लगी, यानी अन्य इलाके जो थे ना वो पानी से गिर गए थे, तो लेखक को अब ये चिंता होने लगती है कि वो मित्र कैसे होंगे। बिस्तर पर करवट बदलते हुए कुछ लिखने का विचार किया, मगर स्मृतियां पुनः उभरी। फिर उसको वो यादें आने लग जाती है, फिर उसके मस्तिष्क में वही बात घूमने लग जाती है। अब वो सोचता है कि पिछले साल अगस्त में नरपतगंज चकरदाहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा उसकी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर करके देख रही थी। आसन्न प्रसवा का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हो। और टुकुर टुकुर देखना यानी सहायता के लिए याचना भरी दृष्टि से दीनता पूर्वक देखना, ठीक है ना। यानी
किसी की तरफ देखते हैं पर दीनता भरी दृष्टि से कि वो हमारी सहायता करे। अब लेखक बताता है कि सवेरे 5:30 बजे लेखक को झकझोर कर जगाया गया। 2:30 बजे तक तो वो जग रहा था, फिर अचानक आंख लग गई होगी, फिर उसे लगभग 5:30 बजे झकझोर कर यानी उसको हिला हिलाकर उठाया गया। वह आंख मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने झागों से भरी लहरों वाला पानी आगे बढ़ रहा था। मोड़ पर रुकावट के कारण पानी बच्चों की तरह उछलता लग रहा था। अब मोड़ पर क्या होती है कि रुकावटें आ जाती है, तो उस रुकावट के कारण क्या हुआ कि पानी बच्चों की तरह उछलता हुआ सा दिखाई दे रहा था। ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े तथा ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाजू में लहरें उठ रही थी। अब लेखक क्या देखता है कि ब्लॉक नंबर 1 के जो पुलिस चौकी के पिछवाड़े और ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाजू में लहरें उठ रही थी, यानी वो बाढ़ का पानी वहां तक पहुंच गया था। लेखक दौड़कर छत पर चला गया। लेखक को तो ये नजारा देखना था, तो लेखक क्या करता है कि दौड़कर छत पर पहुंच जाता है और चारों ओर कोलाहल, चीख पुकार और पानी की कलकल सुनाई दे रही थी। पानी मतलब उफान इतना तेज था कि उसकी कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पानी लेखक के पिछवाड़े तेजी से बहने लगा, उसके घर के पिछवाड़े भी तेजी से बहने लगा। गोलबंद के गोल पार्क के चारों ओर पानी था जो तेजी से बढ़ रहा था। अब वो बताते हैं गोलबंद का जो गोल पार्क है, एक प्लेस है, प्लेस का नाम दिया है कि वहां पर चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था और वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका प्रवाह तेज था। सामने दीवार की ईंटें, बिजली के खंभे का काला हिस्सा तथा ताड़ के पेड़ का तना तेजी से डूबते जा रहे थे। अब वो कह रहा है कि वहां की जो दीवार थी ईंटों से बनी हुई, वो बिजली के खंभे, उसका जो नीचे का काला काला हिस्सा था वो सारा, और ताड़ का जो वृक्ष था वो सारे के सारे मतलब पानी में तेजी से डूबते जा रहे थे। गोल पार्क तो पूरा ही डूब गया था और हरियाली जो चारों तरफ की थी वो भी डूब गई थी। चारों ओर पानी ही पानी था। अब लेखक कहता है कि उसे कुछ नहीं, बस चारों ओर क्या नजर आ रहा था, पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब लेखक ने बाढ़ का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अब लेखक ने अपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो पढ़ा था ना कि लेखक गांव में रहता था और उस समय तो उसको अनुभव ही नहीं था कि बाढ़ आती कैसे है, तो वो तो ये जानना चाहता था कि आखिर बाढ़ आती कैसे है। और आज जब वो पटना शहर में है तो उसे पूरी तरह से ये जानकारी हो गई। आज तो उसने साक्षात अनुभव किया ना, प्रत्यक्ष रूप से देखा है उसने। लेखक ने सोचा कि यदि उसके पास एक मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता, लेकिन उससे क्या लाभ, उसकी कलम भी चोरी चली गई है। अच्छा ही हुआ उसके पास कुछ भी नहीं है। अब लेखक क्या बताता है कि एक क्षण लेखक के मन में ये विचार उठा कि उसके पास में अगर मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर ये सब होते तो वो इन दृश्यों को क्या कर लेता, उसके अंदर कैद कर लेता और उसकी ध्वनियों को संजोकर रख सकता कि उस समय ऐसी बाढ़ आई थी। परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में क्या विचार आता है, वो उन विचारों से मुक्ति पाना चाहता है और उसकी कलम भी खो गई है। वह इस बाढ़ पर कुछ लिख भी नहीं सकता था। तो लेखक ने माना कि वह डरपोक है। बाढ़ के विनाश और उससे पीड़ितों के कष्ट को रिकॉर्ड करने का साहस उसमें नहीं है। अब लेखक अपने आप को क्या मान रहा है, डरपोक मान रहा है और वो सोच रहा है कि मतलब जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं तो मैं ऐसे लोगों के कष्ट को इसमें बयां नहीं कर सकता, ऐसा साहस मेरे अंदर नहीं है। वह बाढ़ को प्रत्यक्ष देखना और भोगना चाहता है और उसकी जो सजीव अनुभूति चाहता है। इस कारण उसकी जो तीव्र उत्कंठा थी वो शीघ्र ही उससे वो मुक्ति पा लेता है। देखो इसमें जो वर्ड आया था मूवी कैमरा, यानी जो चलते फिरते दृश्य होते हैं उनको अंकित करने वाला या अंकन करने वाला कैमरा, और टेप रिकॉर्डर तो आप सब जानते हो कि आवाज को रिकॉर्ड करने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है ना। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हुआ और आप इसको अच्छे से सुनना ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।